हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द पूरा एजुकेटर चैनल। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ाई करी थी और हमने ह्यूमन ब्रेन के बारे में लेबलिंग्स देखा था। जिन्होंने लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो नहीं देखा है वो चैनल पे अपलोडेड है, प्लीज़ जाके देख लें, ठीक है। तो जो ह्यूमन ब्रेन है बेटा, उसमें हमने देखा था कि जो पहला पार्ट होता है ब्रेन का उसको फोर ब्रेन कहते हैं, जो दूसरा होता है उसको हम मिड ब्रेन कहते हैं, जो तीसरा होता है हम उसको हाइंड ब्रेन बोलते हैं। और हमने देखा कि जो क्रेनियम है बेटा, जो हमारा ब्रेन है वो क्रेनियम नाम की कवरिंग से कवर रहता है। इसको हम ब्रेन बॉक्स कह सकते हैं, स्कल कह सकते हैं और क्रेनियम कह सकते हैं। जो हमारा फोर ब्रेन है उसमें सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस होता है। जो हमारा मिड ब्रेन है उसमें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना होता है और जो हमारा हाइंड ब्रेन है उसमें पॉन्स, मेड्यूला और सेरेबेलम होता है, ठीक है। हाइंड ब्रेन से ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड होती है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज रिटन इन ह्यूमन ब्रेन इन दिस पैराग्राफ। इट इज सेइंग दैट main coordination center of our body is the brain, and the brain and the spinal cord constitute the central nervous system. Okay, जैसे जो भी राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग, क्लैपिंग, ये सारे फंक्शंस होते हैं, ये सब क्या है, वॉलेंट्री एक्शंस हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, ब्रेन को मैसेज जाता है और फिर मैसेज मसल्स तक आता है, जिसकी वजह से हम ये सारे काम कर पाते हैं, ठीक है। सेकेंडली, अगर हम नर्वस सिस्टम का फंक्शन देखें तो नर्वस सिस्टम जो होता है बेटा वो कम्युनिकेट करता है विद मसल्स, जो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। नर्वस सिस्टम क्या करता है, कम्युनिकेट करता है विद मसल्स फॉर द वॉलेंटरी एक्शंस. Now the communication between the central nervous system and other parts of the body is facilitated by peripheral nervous system that consists cranial nerves from brain and spinal nerves from the spinal cord. It is saying बेटा कि जो हमारा CNS है, let me write over here, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बेटा, ये जो है ये वर्क करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से के साथ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसे बेटा अगर हम तुम्हें आपको बताते हैं यहाँ पे ड्रॉ करके, ये हमारा ह्यूमन बॉडी है, ड्राइंग पे नहीं जाएंगे, ये दो हाथ, ये दो पैर और ये, तो जो हमारा ब्रेन वाला पोर्शन है और ये पीछे से स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, ये हमारी क्या होगी बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो ये हमारे हाथ हो गए, ठीक है, हमारे जो ये पैर हो गए, ये साइड वर्ड जो भी कंट्रोल होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, और यहाँ से फिर इसकी मसल्स तक जो मैसेज जाता है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन होता है, ये जो साइड वाला होता है, इसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। पेरिफेरल मतलब बाहर की साइड, सेंट्रल मतलब कोर यानी इनसाइड, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है बेटा, ये सीएनएस के साथ कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। अब सीएनएस के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करेगा, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अपनी जगह है और पीएनएस की जो भी सारे बॉडी पार्ट्स है वो अपनी जगह है। तो ब्रेन के पास होता है बेटा क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड के पास होता है स्पाइनल नर्व्स। तो यहाँ से जो ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स निकलती है और जो स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स होती हैं, यही क्या करती हैं बेटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के मेंटेनेंस में हेल्प करती हैं, ठीक है। जो नर्व ब्रेन से निकलती है और जो नर्व बेटा स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, वही हेल्प करती है हमारी अदर बॉडी पार्ट को कनेक्ट करने में, और उस वही सब क्या होते हैं, ये दोनों क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, ये बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के वजह से हो पाते हैं कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं। तो फोर ब्रेन जो हमारा है उसका ज्यादातर काम होता है सोचने का, थिंकिंग पोर्शन। इसके पास रीजन्स होते हैं सेंसरी और वेरियस रिसेप्टर्स होते हैं। फोर ब्रेन के एरियाज स्पेशलाइज्ड होते हैं सुनने के लिए, स्मेल करने के लिए और देखने के लिए। उसके अलावा हमारे पास कुछ स्पेशल एसोसिएशन बेटा क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, रिसेप्टर्स तक क्या करते हैं, लेकर आते हैं इन्फॉर्मेशन को, और फिर उसके बाद उसको वापस से लेके जाते हैं टू इफेक्टर्स। नाउ बेस्ड ऑन ऑल दिस डिसीजन इट इज मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड एनी इन्फॉर्मेशन ऑन टू द मोटर एरियाज। तो वही बता, मोटर एरियाज से वो लेके जाएंगे तुम्हारे इफेक्टर मसल्स, और इफेक्टर मसल्स क्या होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। तो जो एसोसिएशन न्यूरॉन होता है बेटा, वो क्या करता है, वो ब्रेन के पास लेके जाता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स, और फिर वापस से मोटर एरियाज को पास कर देता है इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे मसल्स तक पहुंचानी होती है। जैसे वॉलेंट्री मसल, एग्जाम्पल आर लेग मसल्स, ठीक है, एग्जाम्पल आर लेग मसल्स। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्स क्या होती है, जैसे जब कभी भी हम क्या करते हैं बेटा, हमें अगर भूख लगती है तो हमारा मुंह जो है वो सलाइवेटेड होने लगता है, ठीक है। या फिर हमें अगर डर लगता है तो बहुत ज़्यादा पर्सपिरेशन होने लगेगा, मतलब पसीना आने लगता है, या फिर कान लाल हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि ऑलरेडी हमारे अंदर क्या होती है, इतने रिफ्लेक्सेस बड़े नहीं होते हैं ताकि हम ब्रेन तक ले जाएं और वापस लेके आएँ। तो हमारी बॉडी कुछ कुछ रिएक्शंस के लिए अपने आप से ही उसके लिए बार बार क्या करती है, रिफ्लेक्सेस बना लेती है, बार बार वही सेम चीज़ करने पे। जैसे कि जब भी हम खाना देखते हैं तो हम खाना देखेंगे तो हमारे मुंह में
सलाइवा का, जैसे हम दोपहर में खाना खाते हैं, रात में खाना खाते हैं, ठीक है। तो हमारा ब्रेन उस तरह से अकस्टम्ड है, तो जैसे ही दोपहर होएगी, हमें खाना दिखे या ना दिखे, हमारा जो टाइम हो जाएगा तो हमारा मुंह वैसे ही सलाइवेट करने लगेगा। इसका ये मतलब होता है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे तुम्हें बताते हैं कि सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है बेटा, उसमें चेंज इन द साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई भी चीज़ हमारे आँख में बहुत तेज़ से चली जाएगी, या लाइट चली जाएगा, या अंधेरा हो जाएगा, तो हमारे आँखों का प्यूपिल चेंज हो जाएगा। अब ये याद रखना है कि कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस जो है वो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है। और जितने भी वॉलेंटरी एक्शंस है, मसल मूवमेंट्स है, ये सब हमारा कौन कंट्रोल करता है? वॉलेंटरी मसल्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं। और इनवॉलेंटरी एक्शंस मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इनवॉलेंटरी एक्शंस में क्या क्या होता है? ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ठीक है। सलाइवा निकलना इज इनवॉलेंटरी एक्शन, तुम रोक नहीं सकते, अगर टाइम हो गया तो सलाइवा निकलेगा, लेकिन पैर को मूव करना इज वॉलेंटरी एक्शन। तो मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज बिकॉज ऑफ द फोर ब्रेन एंड वॉट एवर वी डू इनवॉलेंटरीली, मतलब हम करते हैं या हमारा शरीर करता है, जैसे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, मुंह से सलाइवा निकालना, उल्टी आ जाना, ये सब कौन काम करता है? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिलके। और ज्यादातर जो हमारे इनवॉलेंटरी एक्शन है वो मेड्यूला ऑफ द हाइंड ब्रेन क्या करती है? उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। अब देखो, जब हम कभी वॉक कर रहे हैं तो वॉक हम स्ट्रेट लाइन में करते हैं। जब कभी हम बाइसाइकिल रन कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि अगर आगे कोई गाड़ी आने वाली है तो हम राइट साइड मुड़े, लेफ्ट साइड मुड़े, तो उस मुड़ने में भी तो हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। या फिर सपोज करो हम पेंसिल भी उठाते तो हमारा तरीका होता है पेंसिल उठाने का। तो ये सब क्या है? जो कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज होती है, यानी वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि जो दो लोग अल्कोहल पी लेते हैं बेटा, देखो वो टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम नॉर्मल वॉक करोगे तो तुम स्ट्रेट लाइन में कैसे वॉक कर पा रहे हो? साइकिल को मोड़ रहे हो तो तुम्हें कैसे पता है कि कौन सा डायरेक्शन लेना है? या पेंसिल को उठा रहे हो तो कैसे उठाना है? ये सब जो एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी होती है वो सेरेब्रम। तो याद रखना, वॉलेंटरी एक्शंस आपका फोर ब्रेन कंसीडर कवर करता है, जिसमें सेरेब्रम आता है। इनवॉलेंटरी एक्शंस में बेटा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और ब्लड प्रेशर, सलाइवा और वॉमिटिंग जैसी इनवॉलेंटरी एक्शंस मेडुला कंट्रोल करती है। और कोऑर्डिनेशन बिटवीन द बॉडी वेन एवर यू आर वॉकिंग स्ट्रेट और राइडिंग अ बाइसाइकिल और पिकिंग अ पेंसिल, दैट इज कंट्रोल बाय सेरेबेलम। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, बोर्ड्स में डायरेक्टली पूछ लेगा कि विच ऑफ दीज एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय सेरेबेलम और विच एक्टिविटीज सेरेब्रम कंट्रोल्स, सेरेबेलम सॉरी, ओके। नाउ ये पॉस्चर और बॉडी मेंटेनेंस में हेल्प करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा कि हाउ टिश्यूज आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो ऑर्गन लाइक ब्रेन के पास बोनी बॉक्स होता है जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। और क्रेनियम और इस बॉक्स के बीच में फ्लूइड फिल्ड होता है जिसको हम क्रेनियल फ्लूइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियल फ्लूइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है बेटा। जो हमारा ब्रेन बॉक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रेनियम। और जो हमारा ब्रेन बॉक्स एंड ब्रेन के बिटवीन में जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ओके। चलो, ये हेल्प किसमें करता है? शॉक एब्जॉर्प्शन में। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हेल्प इन बेटा शॉक एब्जॉर्प्शन, झटका लगने से बचाता है, ठीक है। और एक और चीज, जो हमारा बेटा क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन उसको कह सकते हैं, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। जैसे सपोज दिस, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो एक एक हड्डियों के बीच में बेटा, ये देखो, ये जो है आपको ये अंदर वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये गैप होता है, ठीक है। एक एक हड्डियों के बीच में ये ऐसे साइड साइड में हड्डियां होती है रेड कलर की, और बीच में बेटा खोखलापन होता है, दैट इज हॉलो स्ट्रक्चर होता है। तो इस गैप से जो है बेटा हमारा क्या जा रहा होता है? स्पाइनल कॉर्ड जा रहा होता है। क्या जा रहा होता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? जहाँ पे स्पाइनल नर्व्स अरेंज होती हैं। ये नर्वस सिस्टम है, ठीक है। नर्वस सिस्टम नहीं बेटा, नर्व का सिस्टम है, ठीक है। यहाँ से नर्व्स पास होंगी। तो जो हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये हड्डियां जो है वो उसको प्रोटेक्ट करेगी। ये 2D में है, पर 3D में सोचो कि अगर एक बड़ा ग्लास है और उसके अंदर एक छोटा ग्लास रख दे, तो बड़ा ग्लास क्या करेगा? छोटे वाले को अपने अंदर रखेगा, तो छोटा वाला ग्लास कैसे कैसे रहेगा बेटा? प्रोटेक्टेड रहेगा। बस इतनी ही बात आप लोग को समझनी थी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन? तो हमने पढ़ा कि नर्वस टिश्यू क्या होती है, मैंने बता दिया था पहले कि सेल बॉडी होती है, उसके साथ डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट से बेटा हमारे एक्सॉन जुड़े होते हैं, और फिर एक्सोनल बल्ब होता है। एक एक्सोनल बल्ब, और नेक्स्ट जो आपका क्या होता है? न्यूरॉन होता है, ठीक है। उसके डेंड्राइट्स और एक जो आपका न्यूरॉन होता है उसके एक्सोनल बल्ब के एंड से के बीच में साइनैप्स जंक्शन बनता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? जो भी हमारे शरीर के अंदर इंपल्सेस आते हैं उसको हम ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
When a nerve impulse reaches the muscles, the muscle fiber must move. How does a muscle cell move? The simplest notion of movement at cellular level is muscle cells which move changing by their shape. तो ये इंपॉर्टेंट है कि मसल जो होते हैं बेटा सेल्स, वो अपने शेप चेंज करने की वजह से क्या होते हैं, मूव करते हैं, ठीक है ना. How much do muscle cells change their shape? The answer must lie in the chemistry of the cellular component. Muscles have a special protein. तो चेंज कैसे करते हैं शेप? Because of the special protein that change both of their shapes and their arrangement in the cell, जिस इन रिस्पॉन्स टू द नर्वस इलेक्ट्रिक इम्पल्स. तो जब भी हमारे हाथ में कोई भी स्टिमुलाई आती है तो हम उसको वापस से भेजते हैं ब्रेन के पास, और ब्रेन सिग्नल लेके आता है. तो वो ब्रेन जब सिग्नल लेके आता है तो हम जो है अपना एक्शन कैसे करते हैं, मसल्स को मूव करवा के. मसल्स को मूव करवाते हैं तो हम मसल मूव कैसे होती है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन शेप. तो अब एक बार बात है बेटा, और ये मसल में शेप चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ दैट स्पेशल प्रोटीन, बिकॉज ऑफ द special protein that changes both of their shape and also their arrangement in response to the nervous electric impulses that come from the brain. ठीक है. When this happens, new arrangement of this protein give the muscle cells a shorter form. तो क्या हो रहा है, जब भी क्या हो रहा है, मैसेज आ रहा है ब्रेन से, तो मसल्स जो है वो छोटी हो जा रही है, मसल सेल्स, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, मूवमेंट आ रहा है, और हमें क्या दिख रहा है, चेंज दिख रहा है बिकॉज ऑफ दैट स्टिमुलाई. ओके, आगे चलते हैं बेटा. आगे हमारा जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्लांट्स. किसके बारे में पढ़ेंगे? अबाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्लांट्स. ना एनिमल्स के पास तो कोऑर्डिनेशन करने के लिए नर्वस सिस्टम होता है फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है. लेकिन जो हम होते हैं, हम जो प्लांट्स होते हैं, सॉरी बेटा, जो प्लांट्स होते हैं उनमें कैसे कोऑर्डिनेशन होता है? एक आपने सुना होगा छुई मुई प्लांट, इसको टच मी नॉट और मिमोसा पुडिका भी बोलते हैं. मिमोसा पुडिका यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, मिमोसा पुडिका. तो याद रखना, छुई मुई, टच मी नॉट और मिमोसा पुडिका तीनों एक ही प्लांट्स के नाम हैं. जब भी हम उसको छूते हैं तो ये फोल्ड हो जाती है, यानी अंदर की तरफ अपने लीव्स को ले लेगी. अब व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स द रूट गोज डाउन, द स्टेम्स कम्स अप इनटू एयर. यानी जब भी हम सीड को जर्मिनेट करते हैं तो रूट हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करेगी और जो स्टेम पे बेटा वो हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करेगी. बहुत अच्छी बात है, ये तो हमें पता ही है. नाउ व्हाट हैपेंस, फर्स्टली द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच. तो क्या है, जो लीव्स होती है ये सेंसिटिव टच मी नॉट प्लांट की, ये बहुत जल्दी मूव करती है क्योंकि वो रिस्पॉन्स करती है टच को. दिस हैज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट. इस मूवमेंट में जब वो अपने आप को क्या कर रही है बेटा, इसको छोटा करते हैं, रिस्पॉन्स टू टच दे रही है, सेंसिटिव प्लांट बहुत ज्यादा क्विकली मूव कर रही है और रिस्पॉन्स टू टच दे रही है, तो इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं है. ऑन दी अदर हैंड डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सीडलिंग इज कॉल्ड ग्रोथ. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टच मी नॉट प्लांट दैट इज गिविंग रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी हमने इसको छुआ और वो रोल हो गई, वो क्या है बेटा, ग्रोथ नहीं है. लेकिन अगर हम सीड को जर्मिनेट करते हैं और रूट नीचे की तरफ ग्रो होता है और स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ. तो याद रखना कि व्हाट इज ग्रोथ. ओके, व्हाट इज ग्रोथ. आगे चलते हैं हम लोग बेटा, आगे देखते हैं. नाउ प्लांट्स शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट. इससे हमें पता चला कि प्लांट दो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है. और उन दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होते कौन कौन से हैं? लेट अस सी. वन इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, जैसे कि पेड़ में रूट्स और शूट उगना, और अदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जैसे कि मिमोसा पुडिका प्लांट जो छुई मुई प्लांट है बेटा, वो क्या कर रही है, अपने लीव्स को अंदर की तरफ, इनवर्ड की तरफ रोल कर ले रही है जब हम छू रहे हैं उसको, ठीक है. आगे देखते हैं हम लोग, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस प्लांट्स में कैसे होता है. तो कुछ सेंसिटिव प्लांट है जो रिस्पॉन्स करते हैं टच को, जिसमें मिमोसा पुडिका है, टच मी नॉट प्लांट है. ओके, अब देखते हैं, इनके पास कोई भी नर्वस टिश्यू नहीं है, ना ही मस्कुलर सेल्स हैं, तो ये प्लांट जो है बेटा ये टच को डिटेक्ट कैसे करते हैं, और हाउ डू द लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया जानना कि ये प्लांट टच को डिटेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि इनके पास तो नर्वस सिस्टम है नहीं बेटा, और ये लीव्स जो है ये मूव कैसे करती है इन रिस्पॉन्स. नाउ इफ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच, व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव्स. तो हमें अब ये सोचने की, हमें अगर ये पता लगाना है कि प्लांट मूव कैसे कर रहा है और हमारे टच से, क्योंकि हम, इनके पास तो नर्वस सिस्टम है नहीं, तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि जो हम प्लांट को छू रहे हैं वो कहाँ पे छू रहे हैं एग्जैक्टली, और प्लांट जो है वो कैसे मूव कर रहा है, ठीक है. तो इट इज अपेरेंट दैट मूवमेंट हैपेंस एट द पॉइंट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, मैं मार्क कर दे रही हूँ बेटा, कि जो मूवमेंट ऑफ, जो भी मूवमेंट है, ठीक है, वो उसका जो पॉइंट है वो डिफरेंट है पॉइंट ऑफ टच से. द मूवमेंट पॉइंट इज डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच. ओके, वेट अ सेकेंड जस्ट. तो बेटा हम देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन होता है, जो बेटा जो इंफॉर्मेशन है टच का, वो कम्युनिकेट हुआ होगा तभी तो पॉइंट ऑफ एक्शन और पॉइंट ऑफ टच दोनों का दोनों डिफरेंट है. तो प्लांट्स के पास भी इलेक्ट्रिकल केमिकल
मीन्स होता है जिसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं फ्रॉम सेल टू सेल, बट अनलाइक एनिमल्स उनके पास कोई स्पेशलाइज टिश्यू नहीं होती। तो अगर पूछे कि क्या प्लांट के पास इलेक्ट्रिकल और केमिकल इम्पल्स होता है, तो बिल्कुल होता है, लेकिन उनके पास स्पेशलाइज टिश्यू नहीं होती है फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एज इन द केस ऑफ एनिमल्स। ठीक है। फाइनली अगेन एज एन एनिमल सम सेल्स मस्ट चेंज देयर शेप इन ऑर्डर टू मूवमेंट टू हैपन। तो एनिमल्स में तो ये क्या होता है, चेंज शेप होता है, लेकिन बेटा क्योंकि एक मिनट, क्योंकि हम पहले बताते हैं क्योंकि चेंज क्यों हो रहा है शेप, क्योंकि इनके पास स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है एनिमल्स में। लेकिन प्लांट कैसे चेंज करते हैं अपना शेप बेटा, बाय चेंजिंग द मूवमेंट, सॉरी द चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है। तो प्लांट्स कैसे चेंज करेंगे अपना शेप, वाटर का अमाउंट चेंज करके। और एनिमल्स कैसे चेंज करते हैं बेटा शेप अपना, बिकॉज ऑफ दे आर हैविंग द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन इन देयर सेल्स। तो प्लांट सेल्स शेप कैसे चेंज करेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर से, या तो वो फूल जाएंगे पानी अंदर लेके, या तो पानी उनका बाहर हो जाएगा तो वो क्या होंगे, श्रिंक हो जाएंगे। इसी वजह से वो चेंज करते हैं अपना शेप को। ठीक है। तो हमने दो चीजें पढ़ी प्लांट के बारे में कि प्लांट के पास भी बेटा इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंपल्स कन्वे करने का मेथड होता है फ्रॉम सेल टू सेल, लेकिन उनके पास एनिमल जैसी कोई भी स्पेशलाइज टिश्यू नहीं होती है। और दूसरा, प्लांट जो है वो अपना शेप चेंज कैसे करता है, बाय दी चेंजिंग अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है। या तो वो पानी अंदर अपने अब्जॉर्व करेगा और वो फूल जाएगा, या फिर उसके अंदर से सारा का सारा पानी निकल जाएगा तो वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है। उनके पास एनिमल्स के जैसे स्पेशलाइज प्रोटीन नहीं होती है। नाउ अब हम पढ़ेंगे बेटा कि मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ कैसे होता है। तो कुछ जो पी प्लांट होते हैं, तुमने देखा होगा कभी कभी कि वो ऊपर की तरफ उगते हैं, मतलब ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ उगते हैं। और फेंसेस की मीन्स कहीं पे ऐसे कोई प्लांट होगा, एक मिनट, कहीं पे ऐसे कोई प्लांट होगा और उस पे ऐसे 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 करके ग्रो करेंगे, या फिर कोई भी ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा तो उस पे ऐसे ऐसे पी प्लांट जो है ग्रो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेंड्रिल्स। इन द फॉर्म ऑफ क्या, इन द फॉर्म ऑफ टेंड्रिल्स, इस तरह से ग्रो करते हैं, इस तरीके से। ठीक है। तो कैसे ग्रो करेंगे बेटा, इन द फॉर्म ऑफ टेंड्रिल्स। अब ये टेंड्रिल्स जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं टच टू। तो हमने अभी पढ़ा मिमोसा पुटिका भी सेंसिटिव होती है और टेंड्रिल्स भी होते हैं सेंसिटिव। ठीक है। और ये कभी भी come in contact with any support, the part of tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of tendril away। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से आप देखो कि कभी भी ये अगर किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आ जाते हैं, when come contact with any support, the part of tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of tendril away from the object। यानी देखो इसके पास वाला उतना ज्यादा नहीं अच्छा ग्रो कर रहा है। ठीक है। देखो ये देखो पास में तो बस ऐसे ऐसे घूमा हुआ है, लेकिन दूर वाला ऐसे ऐसे ग्रो कर रहा है। देखो इसमें भी ये पास है, इस ऑब्जेक्ट पे ग्रो कर रहा है, लेकिन दूर वाला फिर ऐसे ऐसे ग्रो कर रहा है, दूर वाला ऐसे ऐसे ग्रो कर रहा है। तो यही बात बता रहा है कि जो दूर है वो ज्यादा अच्छा ग्रो करेंगे, जो पास है वो कम अच्छा ग्रो करते हैं। ठीक है। अब इसी वजह से जो टेंड्रिल है, ये देखो ऐसे गोल गोल घूम पा रहा है ना, इस तरीके से। इसी वजह से जो टेंड्रिल है वो सर्कुलर फॉर्म में घूम पाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड। नाउ मोर कॉमनली प्लांट्स जो है बेटा वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं धीरे से और किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को धीरे से और किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि प्लांट में ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्यों वो स्टिमुलाई को धीरे और पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि ग्रोथ इनकी डायरेक्शनल होती है। ग्रोथ कैसी होती है बेटा, इन डायरेक्शनल। तो ये सब जो हमने मार्क कर रखा है हाइलाइटर से, प्लीज 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 को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसी से असेशन रीजन, क्वेश्चन आंसर, गिव रीजन, ये सब बनेगा। ठीक है। आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए, और अब आने वाला है तो बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ेंगे। अब बेटा कुछ क्या होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ लाइट्स की तरफ ग्रो करेंगे। प्लांट का कुछ पार्ट लाइट की तरफ ग्रो करता है, कुछ पार्ट सॉइल की तरफ ग्रो करेगा। ठीक है। और ये टेंड्रिल्स जो होते हैं, ये जो होते हैं बेटा, इनको अगर कोई ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो इनको सपोर्ट मिल जाता है, वो उसके कॉइल अराउंड कर देते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट के जो कुछ पार्ट्स हैं वो कैसे डिफरेंट तरीके के, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया, इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर हो गया, या सॉइल प्रेजेंट है तो उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। जैसे कुछ इन्वायरमेंटल चीजें होती हैं, लाइट हो गई, ग्रेविटी हो गई, जो क्या करेंगी, डायरेक्शन ऑफ द प्लांट जो ग्रो कर रहा है उसको चेंज करती हैं। और ये डायरेक्शन को ही हम ट्रॉपिक बोलते हैं। और जो मूवमेंट्स होते हैं स्टिमुलाई रिसीव करने में, जैसे लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, तो इसलिए हम प्लांट्स को बोलते हैं कि वो वाला ट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है। जैसे बेटा हम बताते हैं, क्या बोल रहा है कि इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स क्या होते हैं, लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया। ठीक है। जो कि हेल्प करते हैं प्लांट के कुछ पार्ट्स को एक डायरेक्शन में मूव करने में और कुछ पार्ट को दूसरे डायरेक्शन में मूव करने में। अब ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इसी को हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, जो कि प्लांट करता है किसी भी स्टिमुलस के मिलने पर। अब ये स्टिमुलस क्या है, इन्वायरमेंटल ट्रिगर है किसी भी प्लांट के लिए, चाहे वो लाइट हो गया, चाहे वो ग्रेविटी हो गया। ठीक है। अब तो प्लांट बेटा इस तरह से, अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या है, वो है हमारा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक का मूवमेंट क्या है कि जो शूट है, फोटो मतलब लाइट, तो शूट हमेशा लाइट की तरफ जाएगा और रूट हमेशा लाइट से दूर जाएगा। देखो ये देखो ये रूट है, ये रूट है, तो ये लाइट यहाँ से आ रही है, तो शूट तो इसकी तरफ ग्रो करेगा ना, इस तरफ बढ़ेगा, ब्रांचेस ग्रो होंगी। लेकिन
जो रूट बढ़ेगा वो नीचे की तरफ बढ़ेगा। ये तो फ्लास्क बना है, लेकिन सपोज करो यहाँ पे मिट्टी हो, ये पूरा एरिया बेटा सॉइल हो, तो रूट जो है जब लाइट यहाँ से आ रही है तो ये उल्टा ग्रो कर रहा है और इसकी तरफ शूट ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये याद रखना। तो फोटोट्रॉपिज्म मतलब ग्रोइंग टूवर्ड्स लाइट, शूट ग्रोज टूवर्ड्स लाइट एंड रूट्स बेंड अवे फ्रॉम दी लाइट, ठीक है, इतनी बात हमें याद रखनी है। और प्लांट्स जो है वो ट्रॉपिज्म शो करते हैं अदर स्टिमुलाई को भी, जैसे ये देखो जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म मतलब जियो मतलब अर्थ से रिलेटेड, तो जो हमारा यहाँ पे फिर से देखो क्या है, देख रहे हो, जो हमारा रूट है ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, क्यों, क्योंकि ये अर्थ की तरफ ग्रो कर रहा है ना, अर्थ की तरफ, जियो मतलब नीचे अर्थ की तरफ ग्रो कर रहा है, और ये हवा की तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक है, कौन बेटा, शूट, ये देखो हवा की तरफ ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, तो शूट हमारा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हुआ। जो भी जियोट्रॉपिज्म हो गया या फोटोट्रॉपिज्म हो गया, या आगे हम अभी कोई सा भी ट्रॉपिज्म पढ़ेंगे, उसमें जिस तरफ जो प्लांट ग्रो कर रहा है, सपोज करो अगर जियोट्रॉपिज्म में अर्थ की तरफ ग्रो कर रहा है तो मतलब वो क्या हो गया, पॉजिटिव पार्ट हो गया प्लांट का। फोटो में जो लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है प्लांट का पार्ट, वो क्या हो गया, पॉजिटिव पार्ट हो गया। जैसे शूट जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाएगा और रूट जो है बेटा वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, ठीक है, आगे चलते हैं। Upward and downward growth of root and shoot respectively in response to pull of earth or gravity is known as geotropism. Hydrotropism मतलब पानी और कीमो का मतलब होता है केमिकल्स। तो हाइड्रोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म भी दो अलग अलग एग्जाम्पल है। कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है बेटा ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल, ठीक है, जैसे ये तुम्हारा स्टिग्मा होता है, ये बेटा आपका स्टिग्मा होता है, और ये क्या होता है, आपका स्टाइल होता है। तो जो ये पोलन ग्रेन है, सपोज करो, लेट मी चेंज द कलर, हाँ, तो बेटा ये जो पोलन ग्रेन है ना, ये लैंड करेगा स्टिग्मा के ऊपर, और फिर ये जो स्टाइल के ट्यूब के थ्रू धीरे धीरे करके यहाँ पहुंचेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, और फिर वो वापस से किस में चला जाता है, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। तो ये क्या इंटरैक्शन है, इस इंटरैक्शन को हम कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। क्यों कीमोट्रोपिज्म कहते हैं ये मैं आप लोग को बताऊंगी बेटा, क्योंकि जो रोज का पोलन ग्रेन है वो रोज के ही प्लांट में गिरेगा, यानी रोज का अगर पोलन ग्रेन है तो वो सिर्फ और सिर्फ रोज के ही प्लांट में, रोज के ही स्टिग्मा में रिसेप्टिव होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैरीगोल्ड फ्लावर होता है ना, उसका पोलन ग्रेन जाके रोज पे गिर जाए, रोज पे नहीं गिरेगा, रोज का पोलन ग्रेन रोज के स्टिग्मा में गिरेगा, तभी जो है वो केमिकल इंटरैक्शन होगा और ये जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ तक पहुंचेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, ये जो पोलन ग्रेन है हम सेम कलर से बना देते तो वही यहाँ तक पहुंचेगा। अगर मैरीगोल्ड का पोलन ग्रेन रोज के ऊपर गिर जाएगा, रोज के स्टिग्मा के ऊपर, तो कोई भी केमिकल इंटरैक्शन नहीं होगा। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, कीमोट्रोपिज्म, क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। तो मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज वेरी क्विक। क्या देखेंगे हम, क्या देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे कि मूवमेंट जो है बेटा वो सेंसिटिव प्लांट का इन रिस्पॉन्स टू टच बहुत ज्यादा क्विक होता है, ठीक है। अब कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो डे और नाइट के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ उन लोगों का कैसा होता है, जैसे सनफ्लावर, रिस्पॉन्स टू डे और नाइट, इनका मूवमेंट स्लो होता है। तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जो होता है वो स्लोअर होता है, और अगर टच रिलेटेड कोई मूवमेंट है तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा क्विक होगा। कैसा होगा बेटा, वो बहुत ज्यादा क्विक होगा, याद रखना, ठीक है। इवन इन एनिमल बॉडीज देयर आर केयरफुल कंट्रोल डायरेक्शंस ऑफ ग्रोथ, आवर आर्म्स फिंगर्स ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शंस नॉट हैप्पजर्डली। यानी कह रहा है कि एनिमल्स जो है हम लोग, उनके अंदर भी कैसा होता है, ग्रोथ डायरेक्शनल ही कंसीडर कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आर्म और फिंगर अजीब तरीके से ग्रो करेंगे, ठीक है। सो कंट्रोल जो है, कंट्रोल मूवमेंट्स दोनों फास्ट भी हो सकते हैं और स्लो भी होते हैं। इफ फास्ट रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई आर टू बी मेड, अगर वो फास्ट होगा तो रिस्पॉन्स होगा स्टिमुलाई, ठीक है। और फॉर द मीडियम ऑफ दिस ट्रांसमिशन दे मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली। इस वजह से इलेक्ट्रिक इंपल्सेस रैपिड मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ लिमिटेशंस है, क्या है बेटा, कुछ लिमिटेशंस है किसके, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के। तो वो हम सबसे पहले देखेंगे क्या क्या लिमिटेशंस है। फर्स्टली दे विल रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू, वो सिर्फ और सिर्फ उनको वहां पे रीच करेंगे जो कि नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड हो, एंड नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी। सेकेंडली, याद रखना जो हम मार्क कर रहे हैं बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न दैट। सेकेंडली, जो हमारा इलेक्ट्रिक इंपल्स है वो जनरेट होता है इन अ सेल एंड ट्रांसमिटेड द सेल विल टेक सम टाइम टू रीसेट इस मैकेनिज्म बिफोर इट कैन जनरेट ट्रांसमिट अ न्यू इंपल्स। यानी कि जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस होते हैं, पहली बात वो सिर्फ कनेक्टेड टू जो नर्वस टिश्यू होता है उनसे ही वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन ले आ जाएगा, और हर सेल के पास
एनिमल बॉडी में ऐसी जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पास हो जाएं, ठीक है। दूसरी बात, जो सेकेंडरी जो बात है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स अगर एक बार जो जनरेट हुआ है और वो सेल लेके जा रहा है ब्रेन तक और वो वापस आ रहा है, तो दूसरा इम्पल्स ट्रांसमिट करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगता है। इन अदर वर्ड, सेल कैन नॉट कंटिन्यूअसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। तो ये जो है, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे, कोई पूछे कि इसका रीजन बताओ, तो ये वाला आंसर लिखोगे। और व्हाट आर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस, तो भी तुम लोग क्या बताओगे, ये वाला आंसर ही लिखोगे। दस इन नो मल्टीसेलुलर Thus, no wonder that multicellular organism use another means of communication between the cells. और इसीलिए जब इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हर जगह पहुंचती नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बेटा, मोस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कम्युनिकेशन करते हैं वो केमिकल कम्युनिकेशन करते हैं। याद रखना, क्यों केमिकल कम्युनिकेशन करेंगे? क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो सिर्फ नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड है, और हर बॉडी के सेल के पास क्या है, नर्वस टिश्यू का कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स stimulated cells receive a chemical compound, this compound would diffuse all around the original cell, and if other cells around have the means to detect this compound using special molecules on the surface, this would be slower. तो ये जो पैराग्राफ है बेटा, हम आपको बताएंगे कि ये क्या समझाना चाह रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड। तो कह रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स की जगह हमने अगर केमिकल सिग्नल भेजा, तो केमिकल सिग्नल में कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि हम क्या कर सकते हैं, सरफेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन रिकॉग्नाइज हो जाएगी हर एक सेल के अंदर। लेकिन ये स्लोअर प्रोसेस होगा, लेकिन ये सारे के सारे सेल्स के पास पहुंचेगा, याद रखना। तो डिफ्यूजन के थ्रू स्पेशल मॉलिक्यूल्स जो सरफेसेस पे प्रेजेंट होते हैं वो सेल टू सेल इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे अदर सेल्स का, ओरिजिनल सेल्स से, और ये स्लोअर होगा, लेकिन सारे की सारी बॉडी सेल्स तक पहुंचेगा रिगार्डलेस ऑफ द नर्वस कनेक्शन, ठीक है। तो इसको नर्वस कनेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं, क्योंकि वो स्पेशल मॉलिक्यूल से जाएंगे ना। These compounds or hormones used by multicellular organisms for control and coordination show a great deal of diversity. Different plants' hormone helps to coordinate growth, development in responses to environment. These are synthesized places away from where they can diffuse simply. तो मतलब क्या कह रहा है कि जो प्लांट के हार्मोन्स होते हैं बेटा, वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और रिस्पॉन्स देने में हेल्प करते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट में, और ये सिंथेसाइज होते हैं अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट, सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन। मतलब हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सपोज करो कि ये एक प्लांट का पार्ट है, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये किसी प्लांट का पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई हार्मोन सिंथेसाइज किया, इसको लेट से प्लांट हार्मोन बोल देते हैं, ऑक्सिन, या ऑक्सिन नहीं, सोचो जिब्रेलिन, ठीक है। अब ये सपोज करो कि एक लीफ है, ठीक है, और ये लीफ के किसी पार्ट से यहाँ पे ये प्लांट हार्मोन निकल रहा है। अब ये लीफ जो होगी बेटा, ये अलग अदर लीफ से कनेक्टेड होगी, फिर ये नीचे की तरफ फ्रूट्स होंगे स्टेम के थ्रू, ये और भी अलग डिफरेंट टाइप की लीव्स बनी होंगी। तो क्या है कि सपोज करो कि यहाँ पे कोई फ्रूट है, ठीक है, ये एप्पल लग रहा है पर ये जरूरी नहीं एप्पल है, पर सपोज करो कि ये कोई फ्रूट्स है या कोई फ्रूट है, लेट्स से एनी फ्रूट, ठीक है। तो ये जो प्लांट हार्मोन है जो यहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, ये क्या करेगा, ये केमिकल की वजह से डिफ्यूज हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगा, वेट अ सेकेंड, केमिकल की वजह से डिफ्यूज होके इसके थ्रू यहाँ पे आएगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पे जब पहुंचेगा तो अपना एक्शन कराएगा, और हो सकता है, हो सकता नहीं है, फिर क्या करेगा बेटा, एक्शन कराएगा। ये यहाँ पहुंच गया, ये जो एक सेकेंड, जो हमारा ये था हार्मोन जिब्रेलिन, वो यहाँ पहुंच गया, और अब ये किस तरह का एक्शन शो कर सकता है कि ये इसकी साइज को बढ़ा दे। तो बेसिकली क्या कह रहा है, प्लांट हार्मोन ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिस्पॉन्सेज टू एनवायरनमेंट में हेल्प करते हैं, और ये सिंथेसाइज जो होते हैं वो अवे होते हैं फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे एक्ट, और ये सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब देखो, लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट वी हैव वर्कड विद अर्लियर। तो अब देखो, व्हेन अ ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट्स लाइट, अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड शूट टिप दैट हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। कह रहा है कि जब भी ग्रोइंग प्लांट लाइट डिटेक्ट करता है तो एक हार्मोन निकलता है जिसको ऑक्सिन कहते हैं, और ये सिंथेसाइज कहाँ होता है, शूट टिप पे, जो कि हेल्प करता है सेल्स ऑफ द प्लांट को बड़ा करने में, ताकि प्लांट और बढ़े। अब जब लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्सिन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड। तो याद रखना कि जैसे जैसे लाइट एक साइड पे पड़ेगी तो ऑक्सिन कहाँ पे ग्रो होगा, टुवर्ड्स द लाइट ग्रो होगा, टुवर्ड्स द शूट टिप जहाँ पे लाइट आ रही है, लेकिन ऑक्सिन डिफ्यूज होके कहाँ चला जाएगा, शेडी साइड ऑफ द शूट पे। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन जो है वो सेल्स को लॉन्गर ग्रो कराएगा, और
ये कहाँ चला जाएगा, डिफ्यूज होके शेडी साइड ऑफ द सूट। तो प्लांट कैसा दिखेगा, प्लांट झुकता हुआ दिखेगा टुवर्ड्स लाइट। बेटा एक चीज समझाते हैं, जैसे सपोज करो कि ये कोई प्लांट है, ठीक है, लेट्स जस्ट से दिस इज अ प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है, इस वाली साइड में, और ये डिफ्यूज होके यहाँ इस वाली सारी लीव्स में चला जा रहा है, नीचे वाली सारी लीव्स में चला जा रहा है। तो क्या होगा, इस तरफ को मान लो कि सनलाइट आ रहा है, क्या हो रहा है, इस तरफ जो है हमारा सनलाइट आ रहा है, और ये ग्रो सनलाइट की तरफ ही हो रहा है। देखो सनलाइट यहाँ पहुंचेगा तो ग्रो इसी साइड हो रहा है, लेकिन ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या हो रहा है, उस तरफ चला जा रहा है, क्या कर रहा है, और दूसरे साइड चला जा रहा है। एक साइड के लीफ पे सिंथेसाइज हो रहा है पर जा दूसरे साइड रहा है। तो क्या होगा, ये वाला जो बेटा साइड है, ये वाला, एक सेकेंड आपको दिखाती हूँ मैं, ये वाला जो साइड है वो भारी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिंथेसाइज यहाँ हो रहा है पर रुक थोड़ी रहा है, यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट हो जा रहा है। तो क्या होगा, ये वाला साइड भारी हो जाएगा। तो प्लांट क्या होगा, सूरज की तरफ झुकता हुआ नहीं दिखेगा। तो ऑक्सीजन हार्मोन सिंथेसाइज सूरज की वजह से हो रहा है, डिफ्यूजन की वजह से पीछे भाग जा रहा है, और वो झुकता हुआ दिखेगा टुवर्ड्स द लाइट। ये लिखा है प्लांट अपीयर्स बेंड टुवर्ड्स द लाइट। बात समझ में आ गई। अनदर एग्जांपल प्लांट हार्मोन का है बेटा जिब्रेलिन। ये हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ द स्टेम पे। तो आपको हर एक हार्मोन का फंक्शन जरूर याद होना चाहिए। जिब्रेलिन क्या हेल्प करता है, ग्रोथ ऑफ द स्टेम में। क्या हेल्प करता है बेटा, जिब्रेलिन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम। एक सेकेंड, लेट मी इरेज ऑल दीज थिंग्स। जिब्रेलिन क्या हेल्प करता है बेटा, ग्रोथ ऑफ द स्टेम में हेल्प करता है, ठीक है। अब साइटोकाइनिन भी एक तरह का हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन प्रमोट करता है, रैपिड सेल डिवीजन फ्रूट्स एंड सीड में, ठीक है। प्लांट को कभी कभी कुछ ऐसे सिग्नल्स की भी जरूरत होती है ताकि वो स्टॉप करे ग्रो करना। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है एब्सिसिक एसिड, जो इनहिबिट करता है ग्रोथ को। जैसे इसमें विल्टिंग ऑफ लीव्स भी आती है। क्या आती है, लीव्स का विल्ट होना, यानी मुरझा जाना। तो ये क्या करता है, विल्टिंग ऑफ लीव्स में किसका इफेक्ट होता है, एब्सिसिक एसिड का, ठीक है। तो बच्चों जितना पढ़ाया गया है आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज करें, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स के बारे में पढ़ना। जो भी मैंने प्रीवियस पढ़ाया है उसे आप प्लीज रिवाइज करें जाके, और लाइव प्रोसेस भी चैनल पे जाके देखें, अपलोडेड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।